कहा जाता है राजा का न्याय तलवार से नहीं उसके कर्म से लिखा जाता है, और समय का सबसे क्रूर नियम यही है कि वो कभी तुरंत हिसाब नहीं करता, पर जब करता है तो राजा और रंक में फर्क नहीं छोड़ता। बहुत पुराने समय की बात है जब धरती पर राजाओं के फैसले ईश्वर की तरह माने जाते थे। उसी समय विंध्य पर्वतों और घने साल के जंगलों के बीच एक विशाल राज्य था, सुवर्णगढ़। सुवर्णगढ़ नाम का था, पर वहाँ का सत्य सोने जितना शुद्ध नहीं था। राजमहल ऊंचा था, दीवारें मोटी थीं और सिंहासन भारी, इतना भारी कि उस पर बैठा राजा भी धीरे धीरे उसके बोझ तले दबने लगा था। राजा का नाम था महाराज विक्रमसेन। विक्रमसेन जवान था, तेज दिमाग वाला और युद्ध में अपराजय, पर उसके भीतर एक कमी थी, वो कर्म को कमजोरी समझता था। दरबार में उस दिन भी भीड़ थी, मंत्री, सामंत, सैनिक सब खड़े थे। एक बूढ़ा किसान लाठी के सहारे आगे बढ़ा, उसकी आंखों में डर था पर आवाज में सच्चाई। महाराज, किसान ने कांपती आवाज में कहा, मेरी जमीन छीन ली गई है। मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने सवाल पूछ लिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने फुसफुसा कर कहा, महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है, जिस जमीन की बात कर रहा है वो अब राज्य की है। राजा विक्रमसेन ने किसान को देखा, फिर सिंहासन से थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, बूढ़े, तू जानता है राजा से झूठ बोलने की सजा क्या होती है? किसान ने सिर झुका लिया, जानता हूँ महाराज, पर झूठ बोलकर जीने से सच बोलकर मरना बेहतर है। दरबार में कुछ लोगों की सांसें रुक गईं। राजा मुस्कुराया, वो मुस्कान दया की नहीं थी, वो अहंकार की थी। अगर तेरा बेटा मरा है, राजा ने ठंडी आवाज में कहा, तो ये उसकी करनी होगी। राज्य किसी की भावनाओं से नहीं चलता। किसान ने अचानक सिर उठाया, उसकी आंखों में अब डर नहीं था। महाराज, वो बोला, आज आप राजा हैं, इसलिए आपका कर्म आपको दिख नहीं रहा, पर याद रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी राजा को भी चुकानी पड़ती है। पूरा दरबार कांप उठा। मंत्री चिल्लाया, गुस्ताख, इस बूढ़े को बाहर फेंक दो। सैनिक आगे बढ़े। किसान जाते जाते सिर्फ इतना बोला, जब आपके अपने आप से सवाल करेंगे तब मेरा चेहरा आपको याद आएगा महाराज। फिर दरबार शोर से भर गया, पर राजा विक्रमसेन पहली बार चुप था। उसी रात राजमहल के गलियारों में तेल के दीप जल रहे थे, हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी, पर राजा को सांस भारी लग रही थी। रानी पद्मावती ने पूछा, आज मन अशांत क्यों है? राजा ने जवाब नहीं दिया। उसे बार बार उस बूढ़े किसान की आंखें याद आ रही थी। नींद आई तो एक सपना दिखा, वो खुद उसी किसान की जगह खड़ा था, फटे कपड़ों में, लाठी के सहारे, और सामने कोई और राजा बैठा था। सिंहासन ऊंचा था पर चेहरा धुंधला, बस आवाज गूंजी, राज्य भावनाओं से नहीं चलता। राजा पसीने में डूबा जाग गया। पहली बार उसे लगा शायद सत्ता से बड़ा कुछ और भी है, पर अहंकार इतनी आसानी से सिंहासन नहीं छोड़ता। और यहीं से शुरू होता है कर्म का असली खेल। जो आज दूसरों को न्याय सिखाता है, उसे कल वही न्याय अपने लिए झेलना पड़ता है। उस सपने के बाद महाराज विक्रमसेन पहले जैसे नहीं रहे, पर बदलाव डर से नहीं आया, वो आया था जिज्ञासा से। राजा ने अगली सुबह दरबार जल्दी लगाने का आदेश नहीं दिया। वो अकेले ही महल की पिछली सीढ़ियों से नीचे उतरा। कोई सिपाही नहीं, कोई मंत्री नहीं, सिर्फ वो और उसका घोड़ा। महल से बाहर निकलते ही राज्य का असली चेहरा दिखता है, जिसे सिंहासन पर बैठा राजा कभी देख नहीं पाता। बाजार में लोग झुके हुए थे, पर सम्मान से नहीं, डर से। एक लोहार हथौड़ा चला रहा था, पर हर चोट के साथ उसकी आंखें इधर उधर देखती थीं। राजा रुका। लोहार, विक्रमसेन ने साधारण आदमी की तरह पूछा, डर किस बात का है? लोहार ने देखा, एक सामान्य कपड़ों में आदमी। डर? वो हंसा, डर यहाँ सांस की तरह है साहब, न दिखता है पर बिना उसके जी नहीं सकते। राजा चौंका, कैसे? लोहार ने हथौड़ा नीचे रखा। कल ही राजा ने नया फरमान निकाला है, हर लोहे की तलवार राज्य के लिए बनेगी, जो अपने लिए बनाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। राजा के भीतर कुछ खिसका, अगर कोई अपने परिवार की रक्षा के लिए। राजा ने बात पूरी नहीं की। लोहार ने सीधा देखा तो राजा को लगता है कि डर ही काफी रक्षा है। राजा आगे बढ़ गया। कुछ दूर एक कुआं था, वही कुआं जिसके पास कल वो बूढ़ा किसान खड़ा था। आज वहाँ एक जवान लड़का बैठा था, नंगे पांव, मिट्टी में उंगलियां घुमाता हुआ। राजा ने पूछा, किसका इंतजार कर रहा है? लड़के ने बिना देखे कहा, अपने बाप का। वो कहाँ है? यहीं। लड़के ने कुएं की ओर इशारा किया। राजा का दिल पहली बार जोर से धड़का। कैसे? लड़का हंसा, पर वो हंसी बच्चे की नहीं थी। बोला गया था कि राजा के सामने आवाज ऊंची की थी, तो राजा ने उसे नीचे भेज दिया। राजा ने कुएं में झांका, अंधेरा, पर उसे लगा जैसे अंधेरे में उसकी अपनी परछाई उसे देख रही हो। वो पीछे हटा। उसी समय महल से नगाड़ों की आवाज आई। दरबार का समय। राजा लौट आया, सिंहासन पर बैठा, चेहरा कठोर। मंत्री मुस्कुरा रहे थे। महाराज, प्रधानमंत्री ने कहा, आज एक महत्वपूर्ण फैसला है, सीमा के गांवों को खाली कराया जाएगा। वहाँ के लोग राज्य के काम नहीं आ रहे। राजा चुप रहा। महाराज, मंत्री ने दोहराया। राजा ने धीरे से पूछा, अगर कोई काम का नहीं तो क्या उसका जीना भी बेकार है? दरबार सन्न। मंत्री ने संभल कर कहा, राज्य हित सर्वोपरि है। राजा उठा। पहली बार उसने सिंहासन से उतरकर दरबार को देखा। राज्य? वो बोला, क्या सिर्फ जमीन और कर होता है या लोग भी? मंत्रियों की आंखें झुक गईं, पर तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, वो हाँफ रहा था। कल जिस किसान को दरबार से निकाला गया था वो मर गया। राजा की उंगलियां मुट्ठी बन गईं। कैसे? उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। मरने से पहले बस इतना बोला, अब हिसाब शुरू होगा। पूरा दरबार सांस लेना भूल गया। राजा ने आंखें बंद की। उस पल उसे समझ आया
कि कर्म तुरंत वार नहीं करता, वो पहले राजा के भीतर दरार डालता है, और दरार जब भरती है तो खून से। निर्दयी होना नहीं, बल्कि ये मान लेना है कि उसके फैसलों का कोई हिसाब नहीं होगा। किसान की मौत के बाद दरबार उसी दिन स्थगित कर दिया गया। ये सुवर्णगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि राजा ने बिना कोई घोषणा किए सभा तोड़ दी। मंत्री समझ नहीं पाए ये कमजोरी थी या कोई नई चाल। रात गहराई, राजमहल में दीपक जल रहे थे, पर विक्रमसेन के भीतर अंधेरा उतर आया था। वो अकेला बैठा था, सामने वही सिंहासन जिसे पाने के लिए उसने युद्ध लड़े थे, खून बहाया था और वादे तोड़े थे। अब हिसाब शुरू होगा, वाक्य उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। राजा ने अपने निजी प्रहरी अभय को बुलाया। अभय बचपन से उसके साथ था, सैनिक नहीं, उसका साया। अभय, राजा ने धीमी आवाज में कहा, क्या लोग मुझसे डरते हैं? अभय ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो जानता था राजा सच चाहता है, पर सच सुनने की कीमत कभी कभी गर्दन होती है। बोल, राजा ने कहा। आज आदेश नहीं, सवाल है। अभय ने सिर झुका लिया। महाराज, वो बोला, लोग आपसे डरते नहीं, लोग आपसे उम्मीद नहीं रखते। ये शब्द तलवार की तरह लगे। मतलब डर में आदमी बचने का रास्ता ढूंढता है, पर जहां उम्मीद मर जाती है वहां आदमी कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि मर भी सकता है। राजा को कुएं के पास बैठा वो लड़का याद आ गया। क्या मेरी वजह से लोग मरने लगे हैं? राजा ने पूछा। अभय ने सीधा देखा। महाराज, आपकी वजह से लोग जीना छोड़ चुके हैं। सन्नाटा, इतना भारी कि दीवारें भी गवाह बन जाएं। उसी समय महल के बाहर शोर मचा। एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी, राजा से कहो मैंने उसका नियम नहीं तोड़ा, मेरे बेटे ने नहीं तोड़ा। सैनिक उसे घसीटते हुए आंगन में लाए। राजा उठ खड़ा हुआ। रुको। औरत को छोड़ा गया। वो औरत फटे कपड़ों में थी, माथे पर खून सूखा था। क्या हुआ? राजा ने पूछा। औरत ने राजा को नहीं देखा, वो जमीन को देखती रही। मेरा बेटा राज्य के जंगल से लकड़ी लाया था, भूख लगी थी महाराज, आपके सिपाही बोले ये चोरी है। उसकी आवाज टूट गई। आज सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला। राजा का गला सूख गया। क्या उसने आदेश तोड़ा था? औरत ने हंस दिया। वो हंसी पागलपन की सीमा पर थी। आदेश? जब पेट खाली हो तो आदेश रोटी से बड़ा नहीं होता महाराज। राजा ने सैनिक की ओर देखा। किसने सजा दी? सैनिक कांप गया। महाराज, हमने नहीं, वो खुद। राजा ने हाथ उठाया। बस। औरत ने अचानक राजा की ओर देखा। आप जानते हैं महाराज, वो बोली, हम आपको बुरा नहीं मानते, हम आपको ईश्वर मानते हैं। राजा चौंका। तो फिर ये सब? औरत की आंखों में आंसू नहीं थे। ईश्वर से सवाल नहीं पूछे जाते, बस भुगता जाता है। वो पलटी और चली गई। राजा वहीं खड़ा रह गया। उसी रात वो फिर सोया। इस बार सपना नहीं आया, बल्कि जागती हुई सजा। हर चेहरे में उसे वही किसान दिखने लगा, हर आवाज में वही वाक्य, हिसाब शुरू होगा। अगले दिन राजा ने एक अजीब आदेश दिया। आज कोई नया कानून नहीं बनेगा, आज कोई सजा नहीं दी जाएगी। मंत्री घबरा गए। महाराज, प्रधानमंत्री बोला, अगर आज ढील दी गई तो लोग सिर चढ़ जाएंगे। राजा ने देखा, या शायद पहली बार सिर उठाएंगे। फिर राजा ने सबसे खतरनाक काम किया। उसने अपनी पुरानी फाइलें मंगवाई। सालों पुराने फैसले, सजाएं, जायदादें छीनी गईं, जमीनें ली गईं। हर पन्ना एक कहानी था और हर कहानी एक अधूरा न्याय। राजा की उंगलियां कांपने लगीं। वो बुदबुदाया, मैंने ये सब राज्य के लिए किया। पीछे से अभय बोला, और राज्य किनके बिना होता है महाराज? राजा ने फाइल बंद कर दी। उस दिन सुवर्णगढ़ में कुछ नहीं बदला, पर राजा के भीतर कुछ टूट गया। और जब राजा अंदर से टूटता है तो राज्य ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता। सबसे खतरनाक शासन वो नहीं जहां डर हो, बल्कि वो है जहां उम्मीद मर जाए। उसने पहली बार कर्म से समझौता किया था। यहाँ से समझ आएगा कि राजा बुरा पैदा नहीं हुआ था, उसे बनाया गया था। उस रात राजा विक्रमसेन नींद में नहीं था, वो जाग रहा था, पर आंखें बंद थीं। स्मृतियां अब आदेश नहीं मानती थीं। वो खुद को 20 साल पीछे खड़ा देख रहा था। उस समय वो राजा नहीं था, बस युवराज था। राजा ध्रुवसेन, उसका पिता, अभी जीवित था। राजमहल तब भी बड़ा था, पर वातावरण अलग था। डर नहीं, अनुशासन था। ध्रुवसेन कठोर था, पर अन्यायी नहीं। युवराज विक्रम दरबार में खड़ा था। एक सरदार हाथ बांधे सामने खड़ा था। महाराज, सरदार बोला, मैंने कर देने में 3 दिन की देरी कर दी, पर मेरी फसल बाढ़ में बह गई थी। दरबार में सन्नाटा। युवराज ने देखा, उस सरदार के कपड़े कीचड़ से सने थे। पिता ध्रुवसेन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, राज्य नियम से चलता है, पर नियम मनुष्यता से बड़ा नहीं। उन्होंने सैनिकों को देखा, कर माफ किया जाए और गांव के लिए अनाज भेजा जाए। युवराज के भीतर कुछ गर्म हुआ। वो आगे आया। पिताश्री, उसने कहा, अगर हर कोई बाढ़ का बहाना बनाए तो खजाना कैसे भरेगा? दरबार सन्न। राजा ध्रुवसेन ने अपने बेटे को देखा। तुम्हें राजा बनना है, उन्होंने कहा, पर पहले इंसान बनना सीखो। विक्रम ने नजरें झुका ली, पर उस दिन उसके भीतर एक सवाल जन्मा, अगर दया से राज्य चले तो शक्ति का क्या काम? साल बीते, सीमा पर युद्ध हुआ, खजाना खाली होने लगा, सैनिक तनख्वाह मांगने लगे। उसी समय ध्रुवसेन बीमार पड़े। राज्य विक्रम के हाथ में आया पहली बार, और पहली परीक्षा भी उसी दिन आई। एक गांव कर देने में असमर्थ था। मंत्री आए। युवराज, प्रधानमंत्री ने कहा, अगर आज ढील दी तो बाकी गांव भी कर नहीं देंगे। विक्रम ने पूछा,
अगर न लिया तो क्या होगा? तो सेना कमजोर होगी। मंत्री बोला, सीमा टूटेगी। विक्रम चुप रहा। उसे पिता की आवाज याद आई, नियम मनुष्यता से बड़ा नहीं। पर उसी समय सैनिकों की आवाज भी आई, तनख्वाह। विक्रम ने पहली बार अपना दिल तर्क से दबाया। कर वसूला जाएगा, उसने कहा। पूरा। मंत्री मुस्कुराए। गांव जला, लोग भागे। एक बच्चा विक्रम के सामने गिर पड़ा। महाराज, वो रोया, मेरी माँ को मत ले जाओ। विक्रम ने नजर फेर ली। उस रात उसने खुद से कहा, यह जरूरी था। यही शब्द उसकी ढाल बन गए। हर अगली क्रूरता के लिए वो यही कहता, जरूरी था। अब वर्तमान में राजा विक्रम सेन अपने कक्ष में बैठा कांप रहा था। जरूरी था। वो बुदबुदाया। अभय पास खड़ा था। महाराज, उसने कहा, क्या हर जरूरी काम सही भी होता है? राजा ने खिड़की से बाहर देखा। सुवर्णगढ़ शांत था, बहुत शांत। अगर मैं तब रुक जाता तो आज ये सब ना होता, राजा बोला। अभय ने धीरे से कहा, अगर आप तब रुकते तो आज आप राजा नहीं होते, पर शायद आप इंसान होते। राजा की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। लेकिन समय आंसुओं से नहीं, कर्म से चलता है। और बाहर राज्य में धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी थी। लोग बातें करने लगे थे, डर में नहीं, याद में। और जब लोग डरना छोड़कर याद करने लगे तो परिवर्तन जन्म लेता है। राजा को अभी पता नहीं था, उसके हर पुराने फैसले अब लौटने का रास्ता ढूंढ रहे थे। सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो आदमी खुद से बोलता है, ये जरूरी था। सुबह हुई। सुवर्णगढ़ वैसा ही दिख रहा था। बाजार खुले, सैनिक तैनात, घंटियां बजी, पर हवा में कुछ बदला हुआ था। लोग बोल नहीं रहे थे, पर आंखों में अब डर नहीं था। एक अजीब शांति थी, जैसे आंधी से पहले आसमान रुक जाता है। राजा विक्रमसेन बालकनी में खड़ा नीचे देख रहा था। अभय, उसने पूछा, लोग आज इतने चुप क्यों हैं? अभय ने कहा, महाराज, आज कोई दरबार में फरियाद लेकर नहीं आया। राजा चौंका। क्यों? क्योंकि अब लोग उम्मीद नहीं रखते कि फरियाद सुनी जाएगी। राजा के भीतर कांटा चुभा। उसी समय प्रधानमंत्री आया। महाराज, वो बोला, सीमा के 3 गांवों से कर नहीं आया। राजा ने पूछा, सैनिक भेजे? नहीं। मंत्री ने कहा, अजीब बात है, वहाँ विरोध नहीं है, बस खामोशी है। राजा ने घोड़े का आदेश दिया, मैं खुद जाऊंगा। मंत्री घबरा गया। महाराज, राजा का इस तरह जाना। राजा ने हाथ उठाया। आज राजा नहीं जाएगा, आज एक आदमी जाएगा जो जानना चाहता है कि लोग क्या सोचते हैं। गांव पहुंचे। कोई भागा नहीं, कोई झुका नहीं, बस लोग काम करते रहे। राजा एक बूढ़े के पास रुका। तुमने कर क्यों नहीं दिया? उसने पूछा। बूढ़े ने धीरे से देखा। क्योंकि अब देने को कुछ बचा नहीं महाराज। अनाज खत्म, पशु बिक गए। तो फिर यहाँ रह क्यों गए? बूढ़ा मुस्कुराया। क्योंकि मरने के लिए कहीं जाना जरूरी नहीं। राजा का गला भराया। थोड़ा आगे एक युवती बर्तन धो रही थी। राजा ने पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वो बोली, राज्य के काम में मर गए। कौन सा काम? जो राजा ने जरूरी कहा। राजा ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। गांव के बीच एक पेड़ था, उसके नीचे कई लोग बैठे थे। कोई नारा नहीं, कोई भाषण नहीं, बस चुपचाप बैठे। राजा ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? एक आदमी उठा, हम इंतजार कर रहे हैं। किसका? आपका। राजा चौंका। मैं तो यहाँ हूँ। आदमी ने धीरे से कहा, नहीं महाराज, हम उस राजा का इंतजार कर रहे हैं जो हमें देख सके। राजा की आंखें भीग गईं। उस पल उसे समझ आया, लोगों ने विद्रोह नहीं चुना था, उन्होंने उपेक्षा चुनी थी। और उपेक्षा तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। राजमहल लौटते समय राजा चुप था। अभय ने पूछा, अब क्या करेंगे? राजा ने कहा, मैं आज रात दरबार लगाऊंगा। फैसले के लिए? राजा ने सिर हिलाया। स्वीकारोक्ति के लिए। रात हुई, दरबार भरा। राजा उठा। आज, उसने कहा, मैं राजा की तरह नहीं बोलूंगा। मंत्री घबरा गए। आज राजा बोला, मैं अपने गलत फैसलों की जिम्मेदारी लूंगा। दरबार में सन्नाटा। मैंने जरूरत के नाम पर अन्याय किया, मैंने राज्य के नाम पर लोगों को कुचला। मंत्री चिल्लाया, महाराज, राजा कभी गलत नहीं होता। राजा ने उसे देखा। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मैंने भी यही मान लिया था। राजा ने घोषणा की, कल से जिन गांवों से जबरदस्ती कर लिया गया वो लौटाया जाएगा। जिन परिवारों को न्याय नहीं मिला उन्हें सुना जाएगा। दरबार में खुसुर फुसुर। राजा ने आखिरी बात कही, और अगर इन फैसलों से मेरा सिंहासन हिलता है तो हिले। रात गहरी हुई, पर पहली बार सुवर्णगढ़ में लोगों ने चैन की सांस ली। पर कर्म इतना आसान नहीं होता। राजा ने रास्ता बदला था, पर पुराने कर्म अब भी हिसाब मांगते थे, और वही हिसाब अब किसी और रूप में आने वाला था। लोग जब लड़ना छोड़ दें और उम्मीद छोड़ दें तो समझ लो राजा हार चुका है, भले सिंहासन पर बैठा हो। अगली सुबह दरबार समय से पहले भर गया। आज चेहरे अलग थे, मुस्कान कम, नजरें ज्यादा। राजा विक्रमसेन सिंहासन पर बैठा, पर कल जैसा नहीं। आज उसके कंधे सीधे नहीं थे, झुके हुए थे। प्रधानमंत्री सबसे पहले आगे आया। महाराज, उसने मीठी आवाज में कहा, कल रात की घोषणाओं से राज्य में भ्रम फैल गया है। राजा ने पूछा, किस तरह का भ्रम? लोग सोचने लगे हैं कि राजा भी गलत हो सकता है। दरबार में कुछ दरबारी हंसे। राजा ने उनकी तरफ देखा। क्या ये हंसी मुझे डराने के लिए है या खुद को दिलासा देने के लिए? हंसी रुक गई। प्रधानमंत्री ने स्वर बदला, महाराज, अगर हर पुराना फैसला फिर से खोला जाएगा तो राज्य अराजकता में चला जाएगा। राजा ने पूछा, या शायद सच में चला जाएगा? दरबार में पहली बार सच शब्द इतनी जोर से गूंजा। तभी एक पुराना मंत्री उठा, जिसका नाम था वृद्ध मंत्री सोमदत्त। वो वर्षों से दरबार में था। महाराज, उसने कहा, मैंने 3 राजाओं का समय देखा है, एक बात सीखी है। राजा ने कहा, कहो। राजा अगर बहुत ज्यादा न्याय करने लगे तो सिंहासन उसका साथ छोड़ देता है। राजा मुस्कुराया, पर वो मुस्कान हल्की थी। और अगर राजा न्याय न करे, सोमदत्त बोला, तो लोग राजा
राजा ने धीरे से कहा, तो अब वो समय आ गया है जब मैं दोनों को खोने को तैयार हूँ। दरबार में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री समझ गया ये राजा वापस नहीं मुड़ेगा। उसी दिन एक और घटना हुई। राज्य के सबसे बड़े सामंत राजा से मिलने आए। उनका नेता बोला, महाराज आपकी नई नीतियों से हमारे अधिकार कम हो रहे हैं। राजा ने पूछा, या आपका अन्याय? सामंत का चेहरा सख्त हो गया। हमने इस राज्य को खड़ा किया है। राजा खड़ा हो गया, और मैंने इस राज्य को चलाया है, पर लोगों के बिना आप और मैं दोनों कुछ नहीं। सामंतों ने आपस में देखा, ये टकराव था पर तलवार का नहीं। शाम होते होते राज्य में अफवाह फैल गई। सामंत राजा से नाखुश हैं। रात को अभय ने कहा, महाराज आप अकेले पड़ रहे हैं। राजा ने धीरे से जवाब दिया, जो सही होता है वो अक्सर अकेला होता है। उसी रात राजा को एक पत्र मिला। कोई नाम नहीं, बस लिखा था, आपने हिसाब खोल दिया है, अब हिसाब आपसे लिया जाएगा। राजा ने पत्र जला दिया, पर शब्द उसके भीतर जलते रहे। अगले दिन दरबार में एक पुराना मामला खोला गया। एक आदमी लाया गया हथकड़ी में। महाराज, सैनिक बोला, ये वही व्यक्ति है जिसे 10 साल पहले देशद्रोही घोषित किया गया था। राजा ने उस आदमी को देखा। चेहरा थका हुआ पर आंखें स्थिर। तुम्हें देशद्रोही क्यों कहा गया? राजा ने पूछा। आदमी बोला, क्योंकि मैंने कहा था कि कर ज्यादा है। दरबार सन्न। राजा ने पुरानी फाइल मंगवाई। उस पर राजा विक्रम सेन के हस्ताक्षर थे। राजा की उंगलियां कांप गईं। क्या तुमने हथियार उठाया था? नहीं। क्या तुमने लोगों को भड़काया? नहीं। तो फिर? आदमी ने सीधे कहा, मैंने सच बोला था। राजा ने हथकड़ी खोलने का आदेश दिया। मंत्री चिल्लाए, महाराज ये मिसाल बनेगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ अब यही मिसाल बनेगा। उस आदमी ने राजा को देखा। अब देर हो चुकी है महाराज। राजा ने पूछा, किस बात की? लोगों ने आपसे डरना छोड़ दिया है, पर उन्होंने आप पर भरोसा करना अभी शुरू नहीं किया। राजा ने सिर झुका लिया। वो जानता था ये रास्ता लंबा है और कठिन, पर यही रास्ता कर्म का था। जब कोई अपनी गलती स्वीकार करता है तो सबसे पहले उसे वही लोग रोकते हैं जिन्होंने उस गलती से फायदा उठाया। सुवर्णगढ़ में उस दिन कोई शोर नहीं था, पर राजमहल के पीछे जहां आम आदमी कभी नहीं जाता, वहां फुसफुसाहटें तेज हो गई थी। 3 सामंत रात के अंधेरे में मिले। दिया बुझा हुआ था, बस चांदनी पत्थर की जमीन पर टूट सी रही थी। राजा बदल गया है, पहले सामंत ने कहा, या कमजोर हो गया है। दूसरे ने जोड़ा। तीसरा चुप था, वो सबसे बूढ़ा था। कुछ देर बाद बोला, नहीं, राजा अब डरावना हो गया है। दोनों ने उसे देखा। कैसे? पहले वो गलत करता था और निश्चिंत रहता था, अब वो सही करने की जिद में है। ऐसे राजा सामंतों के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। पहले सामंत ने दांत भींचे। तो क्या करें? बूढ़ा बोला, कुछ नहीं, हम उसे करने देंगे, और तब लोगों की उम्मीद इतनी ऊंची हो जाएगी कि वो राजा से भी नाखुश होने लगेंगे। दूसरा सामंत हंसा, मतलब राजा अपने ही वचनों में फंसेगा। बूढ़ा बोला, हाँ, और जब वो पूरा नहीं कर पाएगा तो दोष उसका होगा। उधर राजमहल में राजा विक्रमसेन फिर अकेला बैठा था। सामने एक और फाइल खुली थी। इस बार एक और नाम, एक स्त्री जिसकी जमीन राज्य ने ली थी और बदले में कुछ नहीं दिया। अभय ने कहा, महाराज अगर आप हर पुराने फैसले सुधारने लगे तो सालों लग जाएंगे। राजा ने धीरे से कहा, शायद उतने साल मैंने गलत फैसले लेने में लगाए थे। अभय चुप हो गया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। एक युवक आया, कपड़े साधारण पर आंखें सीधी। कौन हो? राजा ने पूछा। मेरा नाम आर्य है, वो बोला। मैं उस किसान का बेटा हूँ जिसने कुएं में कूदकर जान दी थी। कमरे में हवा रुक गई। राजा खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्य ने बिना झुके कहा, आपसे न्याय मांगने नहीं। राजा चौंका। तो आपसे एक सवाल पूछने। राजा ने इशारा किया। पूछो। आर्य ने धीरे धीरे कहा, अगर मेरे पिता आज जिंदा होते और आप आज वाले राजा होते तो क्या वो मरते? राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। मैं आपसे बदला नहीं चाहता, आर्य बोला। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या ये बदलाव सिर्फ डर से है या सच में? राजा ने गहरी सांस ली। डर से शुरू हुआ, उसने कहा, पर अब डर नहीं है। आर्य ने पूछा, तो क्या है? राजा ने खुद से कहा, जिम्मेदारी। आर्य ने सिर हिलाया। ठीक है, वो बोला। तो याद रखिए, अब लोग आपसे उम्मीद करेंगे और उम्मीद सबसे भारी बोझ होती है। वो मुड़ा और चला गया। अभय ने धीरे से कहा, महाराज लोग अब आपको परखेंगे। राजा ने उत्तर दिया, और शायद मैं भी खुद को। अगले हफ्तों में अजीब स्थिति बनी। लोग आने लगे, दरबार भरने लगा, हर कोई पुराना हिसाब लेकर। राजा सुनता रहा, फैसले करता रहा, पर राज्य इतना बड़ा था कि हर जख्म एक साथ नहीं भर सकता था। और यहीं सामंतों की योजना काम करने लगी। गांव में बात फैलने लगी, राजा कहता कुछ है, होता कुछ नहीं। न्याय की बातें बस शब्द हैं। राजा तक ये बातें पहुंची। उस रात उसने अभय से कहा, शायद मैं देर से जागा। अभय ने कहा, पर जो जागता है वो सोने वाले से हमेशा ज्यादा दुख पाता है। राजा ने खिड़की से बाहर देखा। सुवर्णगढ़ अब भी खड़ा था, पर नींव हिलने लगी थी, और नींव कभी बाहर से नहीं टूटती, वो अंदर से खोखली होती है। राजा जान गया, कर्म का हिसाब अब अगले चरण में है। अब सिर्फ उसके फैसले नहीं, उसकी नीयत भी परीक्षा में आने वाली है। जब कोई बदलता है तो सबसे पहले उसे साबित करना पड़ता है कि उसका बदलाव स्थायी है, क्योंकि शब्द
सबसे जल्दी झूठ लगने लगते हैं। रात थी, पर वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। सुवर्णगढ़ जाग रहा था, बिना शोर, बिना नारे। बस एक अजीब बेचैनी हर घर में थी। राजमहल में राजा विक्रमसेन पूरी रात सोया नहीं। सामने वही सिंहासन था, वो सिंहासन जिसके लिए उसने जरूरी था कहकर कितनों को कुचला था। अभय पास खड़ा था। महाराज, उसने कहा, सामंतों की सेना राजधानी के बाहर है। राजा ने धीरे से पूछा, लोग अपने घरों में हैं। राजा मुस्कुराया, यही असली फैसला है। सुबह हुई, दरबार लगाया गया, पर आज दरबार में मंत्री कम थे और आम लोग ज्यादा। किसान, औरतें, युवा, बूढ़े, सामंत भी आए, हथियारों के साथ। प्रधानमंत्री आगे बढ़ा। महाराज, उसने ऊंची आवाज में कहा, राज्य की सुरक्षा खतरे में है। या तो आप पुराने रास्ते पर लौटिए या हम आपसे सिंहासन छीन लेंगे। दरबार में सन्नाटा। राजा खड़ा हुआ। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने अपनी मुकुट उतारकर सिंहासन पर रख दिया। पूरे दरबार की सांस रुक गई। आज राजा बोला, मैं कोई आदेश नहीं दूंगा। सामंत चिल्लाया, डर गए हो? राजा ने सीधे देखा, नहीं, आज मैं हिसाब देने आया हूँ। उसने ऊंची आवाज में कहा, जिन लोगों की जमीन छीनी गई वो आज यहाँ खड़े हैं। जिनके अपने मेरे आदेशों से मरे वो आज यहाँ हैं। भीड़ में आर्य खड़ा था। राजा की आंखें उससे मिली। आर्य, राजा ने कहा, अगर आज तुम मुझसे मेरी सजा मांगो तो मैं मना नहीं करूंगा। पूरा दरबार हिल गया। प्रधानमंत्री चिल्लाया, महाराज, राजा खुद को सजा नहीं देता। राजा ने शांत स्वर में कहा, तभी राजा ईश्वर बनने लगता है। राजा ने सबसे भयानक काम किया। उसने अपनी सारी शक्तियां त्याग दी। आज से वो बोला, मैं विक्रमसेन हूँ, राजा नहीं। सामंत हंस पड़े, तो फिर हम शासन करेंगे। भीड़ में से एक बूढ़ा किसान बोला, नहीं। फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग आगे आए। कोई तलवार नहीं, कोई पत्थर नहीं, बस पीड़ा। हमने डर में जीना सीखा। एक औरत बोली, पर आज हम चुप नहीं रहेंगे। सामंत पीछे हटे, क्योंकि हथियार भीड़ से नहीं लड़ सकते। प्रधानमंत्री भागने लगा। राजा ने नहीं रोका, क्योंकि कर्म भागने वालों को खुद पकड़ लेता है। शाम तक सामंतों की सत्ता ढह चुकी थी। कोई युद्ध नहीं हुआ, बस सत्य बोला गया। रात को राजा अब सिर्फ विक्रम महल छोड़कर उसी कुएं के पास गया जहां सब शुरू हुआ था। वो बैठ गया। अगर उस दिन मैं सुन लेता, वो बुदबुदाया। आर्य पास आया। अगर उस दिन आप सुन लेते, वो बोला, तो शायद मेरे पिता आज जिंदा होते। राजा ने सिर झुका लिया। तो क्या ये सब बेकार था? राजा ने पूछा। आर्य ने धीरे से कहा, नहीं, क्योंकि आज आपने जो छोड़ा वो किसी एक का नहीं, पूरे राज्य का भविष्य था। अगली सुबह सुवर्णगढ़ में नया राजा नहीं बैठा, नया नियम बना। कोई भी राजा अपने कर्म से ऊपर नहीं होगा। विक्रमसेन किसान बन गया। वो उसी जमीन पर हल चलाने लगा जिसे कभी उसने छीना था। लोग पूछते, क्या आपको पछतावा है? वो जवाब देता, पछतावा नहीं, हिसाब पूरा होने का सुकून है। और सालों बाद जब लोग इस कहानी को सुनाते तो कहते कि राजा गिरा नहीं था, वो अपने कर्मों के नीचे उतरा था और यही उसकी मुक्ति थी। जैसी करनी वैसी भरनी, कोई धमकी नहीं, वो एक मौका है गलत को स्वीकार कर सही बनने का। यही कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आए तो हमारी चैनल द डिफरेंट स्टोरी परिवार से जुड़े और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अब नई कहानी के साथ।